अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी, बच्चों और सास पर फेंका तेजाब। घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। सब्जियों की महंगाई से जनता परेशान। खुदरा बाजार हो या मंडी, सभी जगह बढ़े सब्जियों के दाम। सब्जियां खराब होने से दाम पर पड़ रहा है असर। जगतपुर इलाके में भतीजे ने चाचा के घर में की चोरी। पुलिस ने आरोपी और रिसीवर को किया गिरफ्तार। नशे की लत के कारण चाचा के घर को बनाया निशाना। दिल्ली में पहुंची मंकी पॉक्स की बीमारी। पहला मरीज आते ही डॉक्टर ने कसी कमर। डॉक्टरों का कहना, बीमारियों से बचाव के लिए बरते सावधानी। पटाखों पर बैन से जनता है नाराज। त्योहार से पहले पटाखों के उत्पाद पर सरकार नहीं देती ध्यान। आम जनता के साथ हो रही ज्यादती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी, बच्चों और सास पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि तकरीबन 10 साल पहले उसकी प्रकाश से पहली शादी हुई थी, जिससे उसे एक बेटी हुई। प्रकाश कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से वह प्रकाश से फिर अलग हो गई और 2018 में दूसरी शादी सोनू शर्मा से मंदिर में की थी। वह सोनू और अपने बच्चों और अपनी मां के साथ भजनपुरा में किराए के मकान में रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनू फर्नीचर बनाने का काम करता था। सोनू से भी उसे एक बेटा एक बेटी हुई। कुछ समय पहले वह कमाने के लिए जयपुर चला गया। वहां भी वह उसके साथ रही, लेकिन वह वापस आकर अपने बच्चों और मां के साथ भजनपुरा में रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति सोनू को शक है कि उसका अवैध संबंध है और बच्चों भी उसका नहीं है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसी शक की वजह से 6 सितंबर को सोनू उसके घर पहुंचा और उन लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी पत्नी, मां और बच्चे झुलस गए। सूचना मिलते ही भजनपुरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे घर वाला था, मेरे ऊपर बहुत शक करता है। और रात में फोन आया था जयपुर से आधी रात को। उसने मुझसे बात करी, बात करते मुझे नहीं पता सुबह आएगा। वो आधी रात में आ गया था, मतलब बाहर बैठा था। सुबह हम लोग बैठे हुए, आया, आके 2 मिनट भी हुए होंगे, हम लोग उधर बैठे, पता नहीं जब तक कुछ नहीं था उसके हाथ में। आके बोतल 2 लीटर की बोतल लेके आया, तेजाब फेंक दिया मेरे पे, मम्मी पे, बच्चे में, सब में। कैसे न कैसे हम बच्चों पानी डाला, तो गली वाले थे तो दूध डाल दिया था। उसका नाम है सोनू। आपके क्या लगते हैं वो? घर वाले जी। किस बात को लेके झगड़ा रहता था घर में? झगड़ा शक भी दिया, गलत काम करती है माँ, तेरा पैसा खाती है। हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल गए थे जग प्रवेश, सुई लगाई उनने, मेडिकल वगैरह जो करना था करा। थाने ले गए, थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई सब। बाहर से नहीं बोतल लेके आया, नहीं क्या कर लेके आया और इसको दिए। मेरे मेरे लड़की को पैसे दिए और कहा चॉकलेट लेके आ। ये गया चॉकलेट लेने के लिए लगा, और चॉकलेट के बाद में वो उसको मिल गया अकेला मौका। मैं बैठी हुई थी, मैं उठ पाती नहीं हूँ पैरों से, और उसने तेजाब की बोतल खिड़की जैसे पानी में, सोच रही पानी पी रहा होगा, ये पानी नहीं पी रहा, इसने हमारे लोगों को भी सब में डाल दिया। सब्जियों की महंगाई से इस समय आम जनता बेहद परेशान है। गलियों में सब्जी बेचने वाले हों या फिर दुकानों पर सब्जी बेच रहे दुकानदार, हर जगह सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और गाजीपुर मंडी में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब हमने सब्जियों के बढ़े हुए दामों पर गाजीपुर मंडी के आड़तियों से बात की तो उनका कहना था कि मंडी में भी सब्जियां महंगी हैं। उनका कहना है कि दुकानों पर बिकने वाला 60 से 70 रुपए किलो का प्याज थोक मंडी में 35 से 45 रुपए किलो बिक रहा है। ये भी काफी महंगा है। आलू भी मंडी में 20 से 30 रुपए किलो का है, जो खुदरा बाजारों में 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं खुदरा बाजारों के दुकानदारों का कहना है कि गाजीपुर मंडी से जब सब्जियां लाते हैं तो उन पर 10-15 रुपए का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि काफी माल खराब निकलता है, जिसके कारण थोक मंडी और दुकानों के दाम में अंतर आ जाता है।
गाजीपुर मंडी में जो प्याज बिक रही है वो बिक रही है 35 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो। ठीक है, तो आवक कैसी है? आवक की पूरी है, आवक में कोई कमी नहीं है। तो बाहर इतना रेट महंगा क्यों मिल रहा है प्याज? बाहर का हमें नहीं पता, मंडियों में जो आप अगर परचून में भी लोगे तो 50 रुपये किलो आपको प्याज मिल जाएगी। अब बाहर आगे क्या बिक रहे हैं क्या नहीं, आप बाज़ारों में जाओ, बाज़ारों में ही 40 से 50 रुपये किलो प्याजें मिल जाएंगी। लगभग सभी सब्जियां भाई जो आपको जो महंगी प्याज मिलेगी ना वो मिलेगी जैसे साउथ की कॉलोनियाँ हैं या उधर हैं, वहाँ 70-80 रुपये किलो प्याज बिक रही है। वहाँ का कैसे लोग बाहर निकलते नहीं है, वहीं कॉलोनी में से ही ले लेते हैं। वो पोस्ट इलाके जो है वहाँ पे बिक रही होगी 70-80 रुपये, बाकी बाज़ारों में हम लोकल बाज़ारों में 40 से 50 रुपये किलो ही प्याज बिक रही है। सब्जियों में असर पड़ा है ना, सब्जियाँ तो महंगी हुई है ना, कभी एक दिन मंदी होती है एक दिन महंगी हो जाती है। सब्जियों का तो यही है, अगर अराइवल ज़्यादा आ जाएगी सब्जियों की तो मंदी हो जाएगी, अराइवल कम रहेगी तो महंगी हो जाएगी। लगभग सभी सब्जियां जो है 50-100 के अंदर, नहीं 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 नहीं, गलत बात, 50 से नीचे ही है सारी। 50 रुपए किलो से। बस रेडियो पे लेते सिर्फ मटर महंगी है, शिमला की जो आइटम आ रही हैं वो महंगी हैं, बाकी आइटम कोई महंगी नहीं है, 50 से नीचे ही है सारी। गाजीपुर में इस टाइम प्याज 38 रुपये से लेकर 44 रुपये, 42 रुपये, 43 रुपये हर क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। जो अच्छा क्वालिटी है, जो अच्छे इलाकों में बिका जाता है वो थोड़ा महंगा है, बढ़िया है। जो एवरेज क्वालिटी आती है वो 38, 39, 40 ऐसे बिक रही है। कुछ महीने पहले तो थोड़ा रेट कम था क्योंकि पीछे भी रेट कम था, पीछे भी इस टाइम प्याज का जो है प्याज थोड़ा कम बताया जा रहा है नासिक लाइन में कि प्याज की पैदावार कम है या शॉर्टेज हो गया, दागी हो गया, डैमेज हो गया, जो भी है बरसात की वजह से भी। और जो स्टॉक करते हैं स्टॉक भी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब इस टाइम कोई नई फसल आती नहीं है, जो ये स्टॉक है होती है ये मार्च का होता माल। इस टाइम कोई ताज़ी पैदावार कहीं की है नहीं और प्याज का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है तो उस वजह से थोड़ा महंगा है। आलू 20 से 21 रुपये किलो, 37 20 21, शिवसोना 22 23, लाल 20 22 और सूर्या 22 23। नहीं 20 से 22 23 तक, वो तो हम फुटकर बेचेंगे भैया। अब वो ले जाते हैं, यहाँ से खर्चा भी आता है उनका, आलू भी टूट फूट होती है। यहाँ पर 50 भी बेचते हैं, हम 40 भी बेच देते हैं। गोभी क्या रेट है? गोभी 80 रुपये बेच रहे हैं अभी, प्याज 60 रुपये। मतलब अभी तो जैसे कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा ले रहा है तो उसे कम भी कर सकते हैं। मार्जिन मतलब समझ लो हम ज़्यादा नहीं, 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये या 3 रुपये मार्जिन होता है हमारा। मंडी का तो देखो 800 की भी है, 700 की भी है, नहीं जैसा माल निकलता है उसी हिसाब से। महंगी तो जहाँ क्या है, मंडी में ज़्यादा है महंगाई तो। हाँ अब देखो गोभी निकली है पूरे क्रेट में, जो निकली आधी सड़ी हुई निकली है। बरसात की वजह से महंगी है, सब्जी खेतों में है रही है, वो गल रही है बारिश में। बरसात का मौसम है और ऐसे में सब्जियों की महंगाई जो एक आम बात है। पिछले काफ़ी लंबे समय से जो आम जनता है वो सब्जियों की महंगाई से काफ़ी परेशान है। खासकर इस समय जो है प्याज के दाम बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर आवक कम हो जाए तो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। यही हाल हो रहा है यहाँ पे प्याज के साथ भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि गाजीपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्याज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के रेट की तो यहाँ पर अभी 35 से लेकर 45 रुपये तक का रेट जो है मंडी में मिल रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, अगर 45 रुपये रेट गाजीपुर मंडी में है तो बाहर जाके उसका रेट का बढ़ना वाजिब है, क्योंकि जो दुकानदार है, जो रेडी वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना मार्जिन रख के चलते हैं। इसलिए जो मार्केट में 60 से 70 रुपये तक का जो प्याज है क्वालिटी वाइज वो मिल रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी हो रही है। वही आतड़ियों का ये भी कहना है कि जो सब्जियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, उनकी काफ़ी जो स्टॉक है वो ख़राब हो रहा है, बरसात की वजह से सब्जियां ख़राब हो रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। शाहदरा जिला के जगतपुरी इलाके में नशे की लत को पूरा करने के लिए एक युवक ने अपने चाचा के घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी और रिसीवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चुराया गया एक गैस सिलेंडर और एक मोबाइल बरामद हुआ है। बता दें, शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू लूथरा के तौर पर हुई है, जबकि रिसीवर की पहचान सरफराज के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि 2 सितंबर को जगतपुर में रहने वाले हरबंस लूथरा ने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे ऐसा कहा कि उसके भतीजे ने उसके घर में चोरी की है और चुराए गए 4 बड़े गैस सिलेंडर, 2 छोटे सिलेंडर, 3 सीलिंग फैन, 2 पानी की मोटर और एक मोबाइल फोन वापस नहीं कर रहा है। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई और आरोपी मोनू लूथरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू लूथरा ने बताया कि उसने चुराए गए सामान को सरफराज नाम के कबाड़ी को बेच दिया। इसके बाद पुलिस ने सरफराज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चुराया गया एक गैस सिलेंडर बरामद हुआ है। इसके अलावा उसने एक शख्स को मोबाइल बेचा था, उसे भी बरामद कर लिया गया। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी मोनू लूथरा ने बताया कि नशे की लत के कारण उसने अपने चाचा के घर को निशाना बनाया, उसे नशे की लत लग गई है।
अफ्रीका में फैली मंकी पॉक्स की बीमारी अब दिल्ली में भी आ चुकी है। बीते दिन लोकनायक अस्पताल में मंकी पॉक्स से पीड़ित एक युवक को भर्ती किया गया है। इसी को देखते हुए प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों ने अपनी कमर कस ली है। इसे लेकर जब संवाददाता ने डॉक्टर वीके मोंगा और डॉक्टर अनिल गोयल से इस बीमारी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन शरीर को तोड़ सकती है। मरीजों को तेज बुखार, उल्टियां और पूरे शरीर पर पानी की बड़ी बड़ी फुंसियां निकल सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अपने आप को गंदा रखने से, शारीरिक संबंध बनाने से और किसी व्यक्ति को अगर मंकी पॉक्स हो रहा है तो उसके संपर्क में आने से हो सकती है। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए उन्होंने बताया कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, किसी पीड़ित मरीज के संपर्क में ना आए, सेक्सुअल जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत जगह पर ना जाएं। डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि इसके लिए वैक्सीनेशन भी आ चुका है, साथ ही कोविड की तरह ही मरीज को आइसोलेट करना बेहद जरूरी है। इसके इन्फेक्शन की वजह से आपको मान लो कोई कांटेक्ट में आया, यूजुअली जो है ये कांटेक्ट या तो एमपॉक्स के दानों में से जो पानी निकलता है उसको पानी जो एक दूसरे को लगेगा उससे होगा, या सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से फैलता है। तो जब इन्फेक्शन मिला तो 5 से 7 दिन के अंदर बहुत तेज़ बुखार हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपके फेस से शुरू होकर पूरे शरीर के ऊपर, तलवों पर, सब जगह पर आपके दाने शुरू हो जाएंगे। उन दानों में शुरू में तो हल्के से दाने से बराबर के लेवल के होते हैं, उसके बाद उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम सबको याद हो कि चेचक के टाइम पे स्मॉल पॉक्स या इवन चिकन पॉक्स के उसमें इन्फेक्शन में भी ऐसे दाने होते हैं और पानी जो होता है, उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाते हैं तो एक वो क्रस्ट बन जाती है और वो जब स्कैब उतरता है तो ये तब बीमारी समझा जाता है कि बिल्कुल ठीक हो गई। मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस डिजीज़ है। जिस तरह का कोरोना वायरस था इसी तरह ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसका सबसे कॉमन सिम्टम है जो रैशेज होते हैं, जो फेस पर सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, इनर थाइज पर हो सकते हैं या पाम्स पर हो सकते हैं। साथ में इसमें फीवर होता है, बॉडी एक होता है, इंद्राज लिम्फ नोड होते हैं, गले में ना ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, बहुत कमज़ोरी होती है जो हर वायरल डिजीज़ की निशानी है। और ये ट्रांसमिशन जो होता है, एक एक्सपोजर जब भी होगा उसके करीब 4 से 7 दिन में ये बीमारी शुरू हो जाती है। और एक्सपोजर कैसे होगा? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या किसिंग के कारण है, एनल इंटरकोर्स, इस तरह के कारण है जिसके कारण ये फैलता है। और ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है, जैसे मंकी के काटने से या इसके स्क्रैचिंग से, उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। दिवाली से लगभग 2 महीने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया है। इस पर जब हमने आम जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि हर साल त्योहार आती ही दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा देती है, जबकि पूरे साल पटाखों की बिक्री और उत्पाद धड़ल्ले से किया जाता है, जिस पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को हकीकत में दिल्ली की जनता की चिंता है तो पटाखों के अलावा वाहन से फैलने वाले धुएं और सड़कों पर उड़ती धूल से हो रहे प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पटाखों पर बैन लगना सही है, लेकिन ग्रीन पटाखों पर तो बैन लगाना कहीं ना कहीं आम जनता के साथ जाती है। देखिए, पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जो पॉल्यूशन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान देती नहीं है। और सनातन धर्म हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली। अगर पटाखों से उनको लगता है प्रदूषण फैलता है तो ग्रीन पटाखों के लिए कम से कम इजाज़त देनी चाहिए। ये हर साल का दिल्ली सरकार ने एक पागलपन बना रखा है। हिंदुओं के त्यौहार आते ही केजरीवाल का दिमाग बंद हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से दिल्ली सरकार की रहती हैं, तो मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को ही बैन कर देना चाहिए। जिस हिसाब से ये लोग ये करते हैं हिंदुओं के त्यौहार पे, ये जो पोल्यूशन की एक परंपरा है ये हर साल एक आती है और पराली जब जलती है उसके बाद ये कई सदियों से चलती आ रही है। ये कोई अब नहीं है कि यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियों का, हर चीज़ का पोल्यूशन है, थोड़ा पटाखों का जो रहता है उससे और वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि पटाखों की वजह से ही होता है और हिंदुओं के त्यौहार पे ही क्यों केजरीवाल को याद आता है। जैसा कि देखा गया है कि जैसे दिवाली आते ही जैसे केजरीवाल सरकार का हर साल का नियम है कि पटाखों पे बैन लगा देती है, और पूरे साल तो वैसे पटाखों की बिक्री होती है ढंग से, चुनावों वगैरह में खूब पटाखे जलाए जाते हैं,
तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि खाली दिवाली के टाइम ही क्यों पटाखे बंद करती है, और भी अगर प्रदूषण को कम करना है तो पटाखों को बिल्कुल ढंग से ही बैन कर दे, या फिर बैन लगाए ना पटाखों पे। मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का तो ये है कि अगर करे तो फिर पूरे साल ही बंद रखे, सारा मैन्युफैक्चर ही ना हो, फिर पटाखे बिल्कुल ही प्रदूषण, बाकी प्रदूषण का पटाखों से ही नहीं, और बाकी खेतों से पराली वगैरह का प्रदूषण वगैरह होता है, तो उससे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट। और मैं कह रही हूँ पटाखों और बैन की बात रही, सबसे बड़ी बात तो उनको कोई भी त्यौहार आती है उनको खुशी देख के बर्दाश्त ही नहीं होता है कि बच्चे या मतलब कोई भी खुशी हो, उनको पता नहीं क्या समझ में ही नहीं आता है कि लोग ये खुशी साल में एक बार त्यौहार आती है। देखो, ये दिल्ली की सरकार है, वो हिंदुओं के हित की बात ही नहीं करती। दिल्ली सरकार तो अपने नोट कमाने के चक्कर में लग रही है, एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में। इससे कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। अगर ये पटाखों से बैन की बात कर रहे हैं, उससे प्रदूषण होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप रोड पे चल के देखो, सारे दिल्ली के रोड देख लो, सबसे ज़्यादा तो रोडों से प्रदूषण है, क्योंकि इनकी सारी दिल्ली टूटी पड़ी है। सारी दिल्ली जितनी PWD की रोडें हैं सारी टूटी पड़ी हैं, उन पर डस्ट उड़ती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो वो है। दिल्ली में एक महिला को ब्लैकमेल कर वर्षों तक रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी PAC में तैनात एक जवान पर है। महिला का दावा है कि आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ न सिर्फ रेप किया बल्कि उनकी न्यूड फोटो ले ली और वीडियो भी बनाई, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे रेप करता रहा और करीब 7 लाख रुपए भी वसूले। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ज्योति नगर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रेप करने, गर्भपात करवाने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें, पीड़ित महिला हर्ष विहार में रहती है। उनका मायका ज्योति नगर थाना इलाके में है। साल 2020 में उनकी मुलाकात आरोपी से अपने मायके वाले घर के पास हुई थी। 29 जुलाई 2021 को महिला के भाई की मौत हो गई थी। इस दौरान महिला अपने मायके गई थी। आरोप है कि 2 अगस्त को आरोपी बाहर से खुली चाय लेकर आया और महिला को पीने के लिए दी। पहले महिला ने मना किया, मगर आरोपी के जोर देने पर उन्होंने चाय पी ली। कुछ देर बाद महिला का सिर घूमने लगा। उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ रेप किया। जब महिला को होश आया तो वह आरोपी के साथ नग्न अवस्था में बिस्तर पर थी। उन्होंने शोर मचाया और पुलिस बुलाने की बात कही। इस पर आरोपी ने कहा, यह गलती मत करना क्योंकि तुम्हारी अश्लील वीडियो और फोटो खींच ली है, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में से एक शाहदरा का छोटा बाजार और रेलवे स्टेशन के करीब लगने वाली मंडी से होने वाले अतिक्रमण को आज प्रशासन द्वारा हटाया गया, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही केवल 10 मिनट ही टिक सकी। आपको बता दें, शाहदरा के छोटे बाजार और रेलवे स्टेशन के करीब लगने वाली मंडी में से मंगलवार को करीबन 10:30 पर प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया, जिसके बाद फिर से लोगों ने बिना डरे 11 बजे अपनी रेहड़ी पटरी वापस लगा ली। प्रशासन के हटते ही फिर से सभी रेहड़ी पटरी वालों ने काम शुरू कर दिया है। इस पर स्थानीय लोगों से जब संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि ये केवल खोखली कार्रवाई है। शिकायतों के बाद 5 मिनट के लिए कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, जिसके कारण यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। आनंद विहार थाना पुलिस ने कड़कड़ी मोड़ के पास से 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरविंद और राहुल के तौर पर हुई है। मामले में डीसीपी ने बताया कि सोमवार शाम बदमाशों ने कड़कड़ी मोड़ के पास एक युवक से 13,000 रुपए लूट लिए थे। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे आरोपी की पहचान हो गई और लूटपाट में शामिल 3 बदमाशों में से 2 बदमाशों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूट के 5,000 रुपए कैश भी बरामद कर लिए गए हैं। गीता कॉलोनी के निगम पार्क की हालत बेहद खराब पड़ी है। दरअसल पार्क में कई दिनों से बरसात का पानी जमा रहता है। यहाँ लगी जिम की मशीनें और झूले सभी खस्ता हाल में पड़े हुए हैं। साथ ही पार्क में लगी लाइटें भी काम नहीं करती हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद ही पार्कों में पानी भर जाता है, जो कई दिनों तक पार्कों में जमा रहता है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही गंदगी काफी है, जिसकी शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि हम जो है सुबह अपना फ्रेश माइंड करने के लिए आते हैं, पार्क में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि कोई साफ सफाई नहीं है। कुत्ते जो है फुटपाथ पर लैट्रिन कर रहे हैं, तो मन जो है बड़ा ख़राब हो जाता है कि जो है सारे पार्कों में काम हो रहा है, लेकिन इसी पार्क में जो है काम क्यों नहीं हो रहा। इसकी सफाई के 2 कारण हैं। एक तो इसके जो गेट जो आए हैं वो मेन रास्ता बना रखा है कॉलोनी वालों ने। लोग सुबह को निकलते हैं, लोकल आबादी ज़्यादा है यहाँ पर। लोकल आबादी होने के कारण इसमें लोग अपने घरों को कूड़ा लेकर निकलते हैं, मौका देखते हैं, पार्क में छोड़ देते हैं। और ये 8 नंबर, 9 नंबर
और 6 नंबर तक की पब्लिक जो है पार्क से होकर निकलती है। मैं तो कहता हूँ कि इसका एक गेट ही बंद करा दिया जाए। एक गेट इधर 8 नंबर के बाहर है, एक गेट इधर 1 नंबर के बाहर है। ये अगर दोनों गेट बंद कर दिए जाए तो आम रास्ता बंद हो जाएगा, आधा कूड़ा तो उसी से ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या रही है, बहुत सारी सर ने भी बताई। प्रॉब्लम तो इसकी बहुत सारी है, व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, उसकी सारी मशीनें खराब पड़ी हैं, उसकी कोई देख रखाव कुछ भी नहीं है। और मेन रोड के करीब है, एचडीएम कोर्ट सामने है, बाहर के भी लोग यहाँ आए बैठे आते हैं, एचडीएम कोर्ट में काम करने के लिए लोग आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, क्योंकि बैठने की जगह व्यवस्था ही नहीं है, बैठने की सीट भी नहीं, व्यवस्था नहीं है। कड़कड़डूमा के चाणक्य स्कूल में श्री श्याम खाटू चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे। आपको बता दें, स्कूल में करीबन 200 स्टूडेंट्स हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, उनको जरूरतमंद स्टेशनरी का सामान दिया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि मैं कई सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा है। उन्होंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी आप लोग साथ निभा रहे हैं, यह काफी सराहनीय है। इस कार्यक्रम में आके एक अलग ही अनुभूति हुई है। ये वो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूँगा उन सभी शिक्षकों को जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको कैसे अपनी भाषा में बोलना है, कैसे सुनना है, वो सिखाते हैं और इनको नया जीवन देते हैं। मैं समझता हूँ जो यहाँ से पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, सब निपुण हो चुके हैं कि हमने कैसे बात करनी है और अपने जीवन को कैसे चलाना है। एक यूनिक कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम, और बच्चों को ये लोग सहायता दे रहे हैं। इन्होंने नमकीन दी है, बिस्किट दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक दी है, पेंसिल, रबड़, कॉपी और जितना भी बच्चों के यूज में होने वाला सामान है, जो उनकी पढ़ाई में आएगा, चार्ट पेपर है, सब उनको दिया है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे बुलाया है आपने यहाँ पर, मुझे आकर के बहुत खुशी हुई है और मैं जीवन में जो भी कार्य होगा आपका, उसके साथ में आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ऐसी आपको आश्वासन देता हूँ। इन लोगों का साथ है, सब कुछ है, ऐसे ही हम लोग इस ट्रस्ट को आगे लेके जाते रहें और कुछ नहीं, बस टाइप के प्रोग्राम में आए और हम इस टाइप के प्रोग्राम आगे भी चलाएंगे और समाज के प्रति जो इस टाइप के तबका है उसके लिए हर एक प्रकार की हेल्प करेंगे। हम इसमें जो है सामान की कोई गिनती नहीं होती, फिर भी जो दे रहे हैं वो श्याम सुंदर जी ने कह दिया, स्टेशनरी दे रहे हैं और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक आदि, और अभी इनको खाना भी वितरण करेंगे। उन परिवार के साथ में जुड़ के कुछ ऐसे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पैसों वैसों से, लेकिन उनके साथ में जब खड़े हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि वाकई हम मतलब हमारे इंडिया में या समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में खड़े, उनको भी अच्छा लगता है। और मैं आपको देखता हूँ कि गीता कॉलोनी से जो गुजरता हूँ, हर थर्सडे को शायद अपनी रसोई चलती है, शायद है ना, थर्सडे या बुधवार को चलती है, और बड़ा अच्छा काम करे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप हमारे स्कूल में आए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सीसीएन लाइव के साथ।